हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2025 आ गया है और उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उससे रिलेटेड काफी चेंजेस आए हैं। डायरेक्ट टैक्स बिल नेक्स्ट वीक में प्रपोज्ड है आने के लिए, बट जो अभी लेटेस्ट इनकम टैक्स है उसी में उनने काफी चेंजेस लेकर आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स टू टीडीएस रेट एंड सम डेफिनेशन टू रैशनलाइज द प्रोसीजर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एवरीथिंग। तो काफी चेंजेस है, एक वीडियो में उसको सम अप करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जिसमें से जो मेजर चेंजेस है उसको मैंने सम अप करा है और डिटेल में मैं और जो चेंजेस आए हैं बजट में उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम पर्सनल टैक्सेशन की बात करते हैं। जो पर्सनल टैक्सेशन में चेंज आया है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही आया है। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब बढ़ा दिए हैं और न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्हीं लोगों के लिए चेंज आया है जो हम अभी देखेंगे। बाकी फर्म्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, उनके लिए जो टैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एप्लीकेबल है वो ही इस साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी एप्लीकेबल होगा। उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो अब हम स्लैब रेट की बात करें तो 0 से 4 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो नील टैक्स लगेगा। पहले ये 3 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन थी, अब उसको 4 लाख कर दिया है, बट ये न्यू टैक्स रेजिम में है। 4 से 8 लाख तक की इनकम के लिए 5% टैक्स रेट है। 8 से 12 लाख की इनकम के लिए 10% है। 12 लाख से 16 लाख की इनकम के लिए 15% है। 16 लाख से 20 लाख के लिए 20% है। एंड 20-24 लैक्स के बीच में अगर आपकी इनकम है तो टैक्स रेट 25% लगेगा, और 24 लैक्स के अबव है तो 30% लगेगा, जो कि स्लैब से 15 लाख तक के टोटल इनकम को कवर करते थे। अब वो 15 लाख को बढ़ा के 24 लाख कर दिया है। तो ये तो काफी अच्छा चेंज आया है। इससे जो इनकम है उसमें जो इनकम के स्लैब्स हैं उसको बढ़ा के उनने मैक्सिमम जो इनकम 24 लाख है उसमें टैक्स को कम कर दिया है। अदरवाइज 15 लाख के अबव इनकम पे 30% लगता था। सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज में अगेन ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है। 0 से 50 लाख तक की टोटल इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 से 1 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम है तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की टोटल इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, एंड 5 करोड़ अबव 37%। सरचार्ज हमेशा जो टैक्स आता है स्लैब रेट लगाने के बाद उस पे अप्लाई होता है। रिबेट की बात करें, रिबेट 87A की, तो ये इसमें भी जो चेंज लेकर आए हैं वो न्यू टैक्स रजीम में ही लेकर आए हैं। अगर आपने न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट करा है तो आपकी 12 लाख टोटल इनकम है तो आपका जो टैक्स रिबेट का अमाउंट है वो 60,000 हो जाएगा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो जो भी टैक्स आ रहा है एज पर न्यू टैक्स रिजीम स्लैब रेट वो पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि वो 60,000 ही आता है। पहले इसका जो अमाउंट था वो 25,000 था। 25,000 को एक्सीड करके 60,000 कर दिया है। तो वैसे ही 7 लाख की इनकम को इंक्रीज करके 12 लाख कर दिया है 87A। तो अब सबकी बात करें तो फाइनेंशियल 25-26 के लिए जो टोटल इनकम है अगर आपकी 12 लाख तक है तो आप रिबेट का बेनिफिट उठा के आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर ध्यान रखिए, जो ये टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम में जो स्पेशल रेट की इनकम है जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। उसमें एज पर एप्लीकेबल रेट ही टैक्स लगेगा। सच रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स ऑन इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। ये जो टैक्स रिबेट है ये स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं लगेगा, ओनली नॉर्मल इनकम पे मिलेगा। इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड काफी डिस्प्यूट्स उठे थे लास्ट ईयर, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि ये रिबेट सारी इनकम इवन स्पेशल इनकम में भी मिलेगी, जिसके कारण फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सबको ये रिबेट सारी इनकम पे मिली है। बट इस साल के लिए स्पेशली उनने लेकर आ गए हैं 87A में प्रावधान की जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पे 87A रिबेट नहीं मिलेगा।
इसके बाद आईएफएससी के लिए सनसेट डेट्स, मतलब कि जो कंसेशन उनको प्रोवाइड किया गया है अप टू अ डेट, उसको एक्सटेंड कर दिया है। डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 कर दिया है। तो जो भी लोग 80 LA का डिडक्शन क्लेम करते हैं आईएफएससी फंड्स वाले, उनके लिए जो डेट है अब कंसेशन की, वो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 कर दी है। चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन के लिए भी काफी चीजें सिंप्लीफाई करी गई है, स्टार्टिंग विथ द रजिस्ट्रेशन ईयर। जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो 5 इयर्स तक था, मतलब कि 5 इयर्स बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूअल अप्लाई करना रहता था। अब 5 इयर्स को उन्होंने 10 इयर्स कर दिया है, तो अब 10 इयर्स के बाद आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। और ये सारे चेंजेस 1 अप्रैल 2025 के बाद है। दूसरा, जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रावधान थे, स्पेसिफाइड वॉयलेशन, उसको उनने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उस बेसिस को उनने हटा दिया है। अब उस बेसिस से कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। It is therefore proposed to amend the explanation to subsection 4 of section 12A so as to provide that the situation where the application for registration of trust or institution is not complete shall not be treated as specified violation for the purpose of subsection of the said subsection. Rationalization of person specified under subsection 3 of section 13 of for trust or institution। section 13 subsection 3 में specified persons बताए गए हैं। उसमें उनने चेंजेस लेकर आए कि जो पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ट्रस्टी या कोई पर्सन है जिसने कंट्रीब्यूशन किया 50,000 एंड अबव, उसको स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में लाए थे। अब उसको चेंज कर दिया, उसमें लिमिट इंक्रीज कर दी है। अब जो चेंजेस है वो है, पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 shall be any person whose total contribution to the trust or institution during the relevant previous year exceeds 1 lakh or in aggregate up to the end of the relevant previous year exceeds 10 lakh। तो 1 लाख से 10 लाख तक के पर्सन को भी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में ले आए हैं। Relative of such person as mentioned in one above shall not be included in person specified in subsection 3 of section 13। जो relative है उसको exclude करा गया है। Any concern in which any such person as mentioned in one above has a substantial interest shall not be included in person specified in subsection 3 of section 13। अगर कोई concern है, कंसर्न मतलब कोई फर्म है या कोई कंपनी है जिसमें ये जो फर्स्ट पर्सन है जिसका कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में 1 लाख से 10 लाख के बीच में था, अगर उसी पर्सन का इंटरेस्ट किसी अदर कंपनी में है या किसी फर्म में है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसको नहीं किया जाएगा? फर्म या कंपनी को। तो अब प्योर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 स्पेसिफाइड पर्सन की हम बात करें, तो सिर्फ वही पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन इन दी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन 1 लाख से 10 लाख तक है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें भी जो प्रोविजन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई इज अ कैपिटल एसेट, ये प्रपोज किया गया है। यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई, जो भी यूलिप मेच्योर होगी उसमें अगर 1010D का एग्जेम्पशन नहीं है तो वो कैपिटल एसेट माने जाएंगे। इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 14 ऑफ कैपिटल एसेट को भी चेंज किया गया, अमेंड किया गया है और यूलिप को इंक्लूड करा गया है। कौन से यूलिप? जिनका एग्जेम्पशन 1010D में अवेलेबल नहीं है और उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द रिडेम्पशन ऑफ यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई शैल बी चार्ज टू टैक्स एट कैपिटल गेन। तो कोई भी प्रॉफिट हुआ होगा रिडेम्पशन ऑफ यूलिप का, तो उस पे कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। यूलिप टू विच exemption under clause 1010D does not apply shall be included in the definition of equity oriented fund। Clause A of explanation to section 112A, these amendments will take effect from 1st day April 2026 and shall accordingly apply in relation to assessment year 26-27 and subsequent
असेसमेंट ईयर्स। तो यूलिप जिनमें 1010D अवेलेबल नहीं है उसमें आपको कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना होगा, और वो यूनिट ओरिएंटेड फंड में फॉल करेंगे। दैट मीन्स आप इसमें जो एलटीसीजी, अगर एलटीसीजी है तो एलटीसीजी का बेनिफिट आप उठा सकते हैं एग्जेम्पशन लिमिट का 1,25,000। अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को भी अमेंड करा जा रहा है। क्यों अमेंड करा जा रहा है? क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज, जब हम सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो उसमें काफी डाउट ये रहता है कि ये पीजीबीपी की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है। तो इसी के रिगार्डिंग अमेंड की गई है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। ये प्रपोज किया गया है, any security held by investment fund referred to in section 115 UB which has invested in such security in accordance with the regulation made under the Securities Exchange Board of India Act 1992 would be treated as capital asset। तो जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिनके पास सिक्योरिटीज है, अगर उनने जो सिक्योरिटीज लिए एज एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो उसको कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा और उनको कैपिटल गेन प्रोवाइड देना पड़ेगा। मतलब कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पीजीबीपी के हिसाब से। और ये इफेक्ट असेसमेंट ईयर 26, 27 एंड ऑनवर्ड्स अप्लाई होगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप्स जो कि बेनिफिट लेते हैं ATIAC का, और उसके जो लास्ट टाइम लिमिट है, मतलब इनकॉर्पोरेशन का टाइम लिमिट है, वो 31 मार्च 2025 था। अब उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है और 1 अप्रैल 2030 कर दिया, मतलब 5 साल और उनको प्रोवाइड करा है। तो जो भी स्टार्टअप्स हैं इनकॉर्पोरेट हुए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2030, वो ATIAC का बेनिफिट ले सकते हैं। ATIAC का बेनिफिट लेने के लिए उन्हें उनके क्या कंडीशन है? टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज। इट इज होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, और उनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो 1 अप्रैल 2030 के पहले होना चाहिए। तो ये बेनिफिट दिया गया है स्टार्टअप्स के लिए। इसमें क्या बेनिफिट होता है? उनका जो प्रॉफिट होता है वो 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है फॉर 10 years। 10 years में से 3 years कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स के वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं 100% ऑफ प्रॉफिट। एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 जो कि एनुअल वैल्यू ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने की बात करता है, उसमें पहले यही प्रावधान था कि ओनर अगर ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है हाउस प्रॉपर्टी, या किसी कारणवश खाली रह जाती है हाउस प्रॉपर्टी, तो अपनी उनकी ओनर के पास जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से कोई भी दो प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में। इसी सबसेक्शन 4 को, सेक्शन 23 के सबसेक्शन 4 को उनने फर्दर अमेंड कर रहे हैं, और उसमें एनी पार्ट ऑफ द हाउस को भी इंक्लूड कर रहा है। तो जो प्रपोजल है वो है, इट इज प्रपोज टू अमेंड द सबसेक्शन 2 सो एज टू प्रोवाइड दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ property consisting of a house or any part thereof shall be taken as nil if the owner occupy it for his own resident or cannot actually occupy it due to any reason। और जो टू हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट विच अलाउज दिस बेनिफिट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टू ऑफ सच हाउस शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एज अर्लियर। ये असेसमेंट ये 25-26 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, जो कि हम अभी रिटर्न फाइल करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें काफी चेंजेस है, तो मैं आपको डायरेक्टली जो मेमोरेंडम है उसी से ही बताऊंगी। जो चेंजेस है वो सेक्शन सबसे पहले 193 में आया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी TDS डिडक्ट करने की। अब इसमें 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं।
194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करें, जिसमें इंटरेस्ट अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है तो वो भी कवर होता है। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट दिया है। पहले सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 लिमिट थी कि 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट है तो उनका टीडीएस डिडक्ट होता था। अब उसको 1 लाख कर दिया है। 1 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो टीडीएस अप्लाई होगा। अदर देन सीनियर की बात करें तो 40,000 लिमिट थी, उसको 50,000 कर दी गई है। और ये एप्लीकेबल है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पोस्ट ऑफिस के लिए। और इन लोगों के अलावा भी कोई भी इंटरेस्ट, जैसे हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें उसमें इंटरेस्ट अगर कोई दे रहा है तो उन लोगों के लिए 5,000 लिमिट थी, उसको 10,000 कर दिया। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन है और वो 10,000 एंड अबव है तो आपको टीडीएस काटना है। किसको? नॉर्मल पर्सन को, जो जिनने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है। 194 की बात करें डिविडेंड की, डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, तो उसके लिए 5,000 लिमिट थी, अब उसको 10,000 कर दी है। 10,000 के अबव डिविडेंड अमाउंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर तो टीडीएस अप्लाई होगा। 194 के की बात करें, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग, इस पे 5,000 था, उसको इंक्रीज करके 10,000 कर दिए। वैसे ही 194 बी एंड 194 बी, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा, एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसमें 10,000 थी लिमिट, अब उसको सिंगल कर दिया है। अभी तक एग्रीगेट थी कि छोटी छोटी आपने कमाई की है तो साल भर में 10,000 अगर हो जाता है अमाउंट तो टीडीएस अप्लाई होता है। बट यहाँ पर क्या है, अब सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया, सिंगल ट्रांजैक्शन अगर 10,000 के ऊपर है तो उस ट्रांजैक्शन पे ही टीडीएस अप्लाई होगा। इंश्योरेंस कमीशन की बात करें तो 15,000 थी थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 20,000 कर दी है। 194 जी की बात करें जो कि कमीशन के ऊपर है, प्राइस एक्सेट्रा ऑन लॉटरी टिकट्स, 15,000 थी, उसको 20,000 कर दी है लिमिट को। कमीशन एंड ब्रोकरेज की लिमिट 15,000 थी, उसको भी 20,000 कर दिया है। रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंट के ऊपर पहले जो लिमिट थी वो 2,40,000 थी इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको 50,000 पर मंथ कर दिया है। तो अगर आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो 50,000 के ऊपर है पर मंथ तो टीडीएस अप्लाई होगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे ही प्रोफेशनल सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर 30,000 लिमिट थी, उसको 50,000 कर दी गई है। एंड इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन 2,50,000 थी, उसको 5,00,000 कर दिया है। यहाँ ध्यान रखिए 194 सी में कोई भी चेंज नहीं लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये था, एंड उसके बाद उसकी डिटेल वर्जन है हर एक सेक्शन वाइज। इसके बाद टीसीएस में भी चेंज लेकर आए हैं। 206 सी सबसेक्शन 1 में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को रैशनलाइज करा गया है। फॉरेन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें सेल ऑफ गुड्स जिसमें टीसीएस अप्लाई होता था उसमें आती थी चीजें, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग अ टिम्बर और तेंदुलीफ, इन चीजों में टीसीएस 2.5% से अप्लाई होता था अगर इसकी सेल हो रही है। अब क्या किया है उनने, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को रैशनलाइज कर दिया है। And it is proposed to that to address the applicability of TDS on traders of forest produce, only such other forest produce not being timber और तेंदुली which is obtained under forest lease will be covered under TCS। तो अब TCS में दो चीजें कवर हो रही है, टिम्बर और एनी अदर forest forest produce not being tendu leaves obtained under a forest lease, and timber obtained by any mode other than under a forest lease 2%। दो चीजें टीसीएस में कवर करी गई है। टीसीएस ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, इसको ओमिट कर दिया है अभी तक। अगर 50 लाख के ऊपर
सेल या परचेज होता था, तो परचेज के टाइम पे टीडीएस कटता था एंड टीसीएस लगता था अगर 50 लाख के ऊपर सेल करी गई है। बट कभी क्या होता था कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसे होते थे जिसमें 194 क्यू भी अप्लाई हो रहा है और 206C1H भी अप्लाई होता है, दैट मीन्स टीडीएस और टीसीएस एट द सेम टाइम अप्लाई हो रहा है। उस केस में क्लेरिफिकेशन सर्कुलर भी आया है कि टीडीएस ही अप्लाई होगा, बट डिफिकल्टी फेस हो रही थी, काफी लोग टीसीएस अप्लाई करके दे देते थे जबकि टीडीएस लगना चाहिए था। तो इस वजह से अब क्या है, टीसीएस ओमिट कर दिया है, अब टीसीएस खत्म हो चुका है, सिर्फ 194 क्यू लगेगा। और ये 1 अप्रैल 2025 से अमेंडमेंट लेकर आए हैं। इसके अलावा जो टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 47A, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करता है, डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसमें भी उनने चेंज लेकर आए हैं। चेंज ये है कि क्रिप्टो एसेट बीइंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट रिलाइज ऑन अ क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर्ड distributed ledger or a similar technology to validate and secure transaction, whether or not already included in the definition of virtual digital asset or not। तो ये क्रिप्टो एसेट भी इंक्लूड करा है वर्चुअल डिजिटल एसेट में। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अप्रैल 2026 से आएगा। बाकी अपडेटेड रिटर्न की जो टाइम लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले 2 साल तक की रिटर्न को आप अपडेट कर सकते थे, प्रीवियस 2 इयर्स में जो असेसमेंट ईयर है उनके 2 साल, अब 2 साल से उसको 4 साल कर दिया गया है। बट जो पहले प्रावधान था 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न का, वो ऐसा था कि अगर आपने 12 मंथ्स तक रिटर्न अपडेट करी है तो 12 मंथ्स के बाद करी है और 24 मंथ्स के पहले करी है तो 25% एडिशनल टैक्स लगता था। और 24 मंथ्स के बाद अगर आप अपडेट कर रहे हो तो 50% एडिशनल टैक्स लगता था। अब जब 4 साल हो चुके तो 4 साल में 60 और 70% कर दिया है। अगर आप रिटर्न अपडेट कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स, दैट मीन्स 2 इयर्स, बट अप टू 36 मंथ्स, दैट इज 3 इयर्स, 2 साल के बाद बट 3 साल के पहले पहले अगर आप अपडेट कर रहे हैं किसी रिटर्न को तो 60% एडिशनल टैक्स रेट लगेगा। और 3 साल के बाद अगर आप कर रहे हैं 4 साल के पहले तो एडिशनल टैक्स रेट 70% लगेगा। दैट मीन्स 4th ईयर, 3 साल जैसे ही खत्म होगा 4th ईयर में आपको 70% एडिशनल टैक्स रेट देना होगा। तो ये हमारे अपडेटेड रिटर्न के प्रावधान है। काफी चेंजेस आए हैं बजट में, छोटे छोटे काफी चेंजेस हैं जो कि टैक्स कंसल्टेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पूरे इनकम टैक्स के प्रावधान को देखना है। इसके अलावा न्यू टैक्स बिल आ रहा है नेक्स्ट वीक, बोला है कि वो आएगा। लेट्स सी हाउ इट विल अप्लाई ऑन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो होप आपको जो लेटेस्ट चेंजेस है बजट 2025 के समझ आए होंगे। मैं और डिटेल वीडियो बनाती रहूंगी इन सारे सेक्शन से रिलेटेड। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।